हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन के बारे में आज हम जानेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, सिर्फ उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। अब हमें जानना है कि प्लूरल इफ्यूजन क्या है। अगर मैं जनरल भाषा में बोलूँ, जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, जो कॉमन लैंग्वेज में होता है, तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, वो हमारी छाती में पानी भर गया है, या डॉक्टर ने बताया कि हमारे फेफड़ों में पानी भर गया है। तो ये पानी भरना क्या होता है या प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है और किस तरीके से ये डेवलप होता है, मतलब हमारी प्लूरा में ये जो वाटर का एक्युमुलेशन है या फ्लूइड का एक्युमुलेशन है वो किस तरीके से होता है और किन किन कंडीशन में होता है और क्या मैकेनिज्म होता है इसका, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन में सबसे पहले हमें जानने वाली बात है कि कहाँ होता है। पहले बात तो ये है कि प्लूरल इफ्यूजन होगा हमारे लंग्स में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दो लंग्स बना दिए हमारे। ठीक है, अब जो हमारा लंग होता है उसमें मेन, एक तो ये लंग्स हो गए, हमारा जो मेन पार्ट होता है उसका पेरेन्काइमा, जो मेन जिसमें एल्वेलाई वगैरह सब होते हैं। ठीक है, ये मेन लंग हो गया। लंग के सराउंडिंग में क्या होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, लंग्स के चारों ओर क्या होता है, एक कवर होता है। और कवर किस लिए होता है, उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, ताकि लंग्स में, देखिए लंग्स की सुरक्षा के लिए हमारी रिब्स भी होती हैं। ठीक है, वो भी उसको बचाती हैं। अगर रिब्स ना हो तो क्या है, लंग्स में डायरेक्ट क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो रिब्स तो होती हैं, उसके अलावा क्या होती है, उसके सराउंडिंग में चारों तरफ उसको कवर किए रहती है, वो होती है प्लूरा। ठीक है, जो लंग्स की कवरिंग होगी उसको बोलेंगे हम प्लूरा। ठीक है, ये जो चारों तरफ ये लंग, ब्लैक वाला जो पार्ट मैंने बनाया है, ये मान लीजिए लंग है, और लंग के चारों ओर क्या है, एक कवरिंग है, रेड कलर की आपको दिख रही होगी, एक लाइनिंग है इस तरीके से। ये कवरिंग हमारी कहलाएगी क्या, प्लूरा। ठीक है, ये हमारी प्लूरा है। मैंने जैसे कि ये लंग बना दिया, ये मेरा लंग्स है, एक लंग बना रहा हूं मैं। इस लंग के चारों ओर एक कवरिंग होती है, इस तरीके से कवर है, इसको बोलते हैं हम प्लूरा। और इस कवरिंग के भी दो लेयर होती हैं। एक लेयर तो क्या है, जैसे मैंने ये ब्लैक वाली बना दी, ये मान लीजिए लंग से अटैच है। एक लेयर तो क्या होगी, बिल्कुल लंग से चिपकी हुई होगी, और दूसरी लेयर क्या होगी, बाहर की ओर होती है। दो लेयर हो गई। देखिए, एक तो मैंने यहाँ दिखा दी, चिपक रखी है, ये ब्लू वाली, और एक इसके आउटर है, बाहर है। तो दो लेयर से मिलके क्या बनाया हमारा, दो लेयर से मिलके बनाया हमारा प्लूरा। प्लूरा में कितनी लेयर हो गई, दो लेयर हो गई। एक तो लंग से चिपकी हुई होती है और एक बाहर की ओर होती है। और इन दोनों के बीच में, ये वाली और इसके बीच में, समझ रहे हो आप, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये जो मैंने ब्लू से दिखा रखा है, इस स्पेस को हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी इसको बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, उसे बोलते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। अब इस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है, नॉर्मली इसके अंदर 15 से 20 ml फ्लूइड पहले से ही होता है। ठीक है, 15 से 20 ml फ्लूइड नॉर्मली होता है इसके अंदर। और ये फ्लूइड क्यों होता है, ताकि ये जो प्लूरा है, ये जो प्लूरा है हमारी, वो एक दूसरे के ऊपर आराम से रब कर सके, मतलब स्मूथली इसमें रब करे, ताकि ये क्या है, इससे फ्रिक्शन कम होगा और लंग्स इंजरी को बचा देता है। ठीक है, लंग्स में इंजरी नहीं हो पाती है। तो जो अंदर की ओर जो लेयर होती है, एक बात और जान लेते हैं, जो लंग से चिपकी होती है, जो लंग पेरेन्काइमा से चिपका होगा, उस प्लूरा को बोलते हैं हम विसरल प्लूरा। ठीक है, जो पेरेन्काइमा से चिपका है, लंग पेरेन्काइमा से, उसे बोलते हैं हम विसरल प्लूरा। और जो बाहर की ओर होती है उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा होती है और पैराइटल प्लूरा होती है, और दोनों के बीच में होता है प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। और उसके अंदर 15 से 20 ml नॉर्मली क्या होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, जो कि स्मूथली एक दूसरे के ऊपर वो रब कर सके, फ्रिक्शन ना हो और वो इंजरी से उसको बचा सके। तो ये हो गई नॉर्मल बात। अब क्या है, अगर ये फ्लूइड 15 से 20 ml तो होता है, लेकिन इस फ्लूइड की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको वो हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। मान लो 2 लीटर 3 लीटर फ्लूइड इसके अंदर जमा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल इफ्यूजन। तो यही, इसी को बोलेंगे हम कि हाँ जी, फेफड़ों में हमारे पानी भर गया। ठीक है, अब पहले एक बात और जान लेते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन से पहले ये जान लेते हैं कि ये फ्लूइड जो है कहाँ से आता है। भाई, अगर
15 से 20 ml फ्लूइड उसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा और कहीं ना कहीं से उसका रास्ता होगा, बाहर जाने का भी रास्ता होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्रिंग कहाँ से होती है मतलब और एग्जिट कहाँ से होता है वो ये जान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा लंग है, लंग्स के अंदर क्या होंगे, एल्विलाई होंगे। इस तरीके से पूरा तो मैं स्ट्रक्चर बना नहीं सकता, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एल्विलाई होगी। तो ये अंदर वाला पार्ट मैंने बता दिया। तो ये लंग पैरेन्काइमा हो गया, मैं यहाँ से जूम कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ हो गया, ये एल्विलाई मैंने यहाँ दिखा दिया, समझ रहे होंगे आप। ये एल्विलाई हो गई। फिर जो इसके पहली लेयर है जो उससे अटैच है, ये ब्लैक वाली, ये कौन सी है हमारी विसरल प्लूरा। ठीक है, फिर दूसरी वाली ब्लू वाली लाइन जो है वो यहाँ पे रेड से दिखाया मैंने, कोई नहीं, और इसको बोलेंगे हम पैराइटल प्लूरा। ये हो गई इनर बाउंड्री, ये हो गई आउटर वाली लेयर, और बीच में जो स्पेस बचा है इसे बोलेंगे हम प्लूरल स्पेस। समझ गए आप। इस खाली इतना जो पार्ट है इसको मैंने जूम किया इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया जूम करके। यहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, ये एल्विलाई है भाई, O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर की तरफ आती है, ये एक्सचेंज हो रहा है। और यहाँ पे अटैच होती हैं कैपिलरीज, भाई जो ब्लड सप्लाई होती है, जब एक्सचेंज होगा गैस का तो इन्हीं जो कैपिलरीज होती है इनके थ्रू तो होता है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और इनसे CO2 वापस आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है इसके अंदर मैंने आपको बताया 10 से या 15 से 20 ml फ्लूइड जो है नॉर्मली इसके अंदर होता है। अब ये कैसे आता है फ्लूइड और देखिए उसके बाहर जो होगा, इस लेयर के बाहर भी कुछ क्या होंगे, फिर ब्लड सप्लाई होगी, जो सिस्टमिक कैपिलरीज होती है जो हमारी बॉडी की सिस्टम है, बाहर वाला आउटर एरिया जो है वहां की सप्लाई होगी, तो यहाँ भी ब्लड सप्लाई होगी, यहाँ भी ब्लड सप्लाई है और अंदर भी ब्लड सप्लाई है। अब क्या होता है आपने एडिमा पढ़ा होगा या नॉर्मली पढ़ा होगा, दो प्रेशर होते हैं, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, और एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, दो प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ऑनकोटिक प्रेशर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। होता क्या है, जो हमारी जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई ब्लड फ्लो कर रहा है, तो जो ब्लड फ्लो करेगा तो बाहर की ओर एक प्रेशर नहीं लगाएगा, जैसे एक पाइप में पानी जा रहा है तो स्पीड से जाता है तो बाहर की जो लेयर है उस पे, ठीक है, जो पाइप की जो लेयर होगी इस पे ये क्या करेगा, एक प्रेशर लगाता है। तो इस पे मान लो ये बाहर की ओर आउटर की तरफ क्या होगा, एक प्रेशर लगा रहा होगा, तो ये जो बाहर की ओर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हो गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और अंदर की ओर कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, मेन प्रोटीन जो ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। ये क्या करता है, ये फ्लूइड को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है, मतलब एक प्रेशर तो बाहर की ओर धक्का लगा रहा है और एक अंदर की ओर खींचने की, मतलब उसको फ्लूइड को होल्ड करने की वो कोशिश करता है। कौन, हमारा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। तो जो एल्ब्यूमिन उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इन दोनों प्रेशर में आपने पढ़ा होगा थोड़ा अंतर होता है। ये जो प्रेशर होता है 25 mmHg होता है, एडिमा वगैरह में आपने पढ़ा होगा, और ये जो प्रेशर होता है वो 35 mmHg होता है। तो 35 माइनस 25 कितना होगा, 10। तो 10 का प्रेशर क्या होगा, बाहर की ओर रहा, मतलब कौन सा प्रेशर हमारा जीत गया, दोनों में लड़ाई हो रही थी, ऑनकोटिक प्रेशर में भी और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जीत गया कितने पॉइंट से, 10 पॉइंट से। तो 10 का प्रेशर क्या है, 10 mmHg का जो प्रेशर है बाहर की ओर लगेगा, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की ओर लग रहा है इसमें। तो इसके वजह से क्या होता है, कुछ फ्लूइड जो होता है वो लीक करता है। ठीक है, यहाँ से कुछ ब्लड जो है, ब्लड का जो फ्लूइड होगा, प्रोटीन वगैरह तो लीक नहीं हो पाएगा, लेकिन क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तो कैपिलरी से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा फ्लूइड होता है, लीक होने लगता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये कौन सी प्लूरा है, विसरल प्लूरा जो है, उससे लीक होता है फ्लूइड, और लीक होकर क्या है इसमें आ जाता है। तो 10 से 20 ml जो फ्लूइड जो है इसके अंदर भरा हुआ रहता है, इस वजह से, क्योंकि वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से वो लीक करता है, लीक करेगा, लीक करके क्या होगा, ये यहाँ पे इस स्पेस में आ जाता है।
अब लगातार क्योंकि ब्लड का फ्लो हो रहा है तो लगातार वो लीक करेगा, तो लगातार लीक करेगा, तो उस हिसाब से तो ये बढ़ जाना चाहिए भाई। ऐसे तो हर हर किसी जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर भी प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके क्या होगा, निकलने का भी एक रास्ता होता है। तो निकलने के लिए जो रास्ता होता है वो होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेन हो जाते हैं यहाँ से। लिम्फेटिक्स होते हैं ये इस जो हमारी कौन सी प्लूरा है, पैराइटल प्लूरा, इससे क्या होता है, ये अटैच होते हैं। ठीक है, आपको पता है जो भी फ्लूइड लीक करता है, ब्लड जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके तीन पार्ट होते हैं, तो आर्टरी, वेन और हमारा क्या है लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो जो फ्लूइड लीक करता है टिश्यूज तक जाता है, उसको जो लीक करा हुआ फ्लूइड है उसको वापस सर्कुलेशन में कौन लेके आता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो लीक, ये जो फ्लूइड है इसको फिर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद कहाँ जाएगा, ये फिर से हमारे खून की नलियों में यानी कि वेन्स में वापस चला जाएगा। ये हमारी वेन है, ये फिर इनको ले जाके उस पानी को सीधा कहाँ डाल देगा, उसमें। नदी से पानी चला सीधा समुद्र में चला गया, समुद्र में जाने के बाद फिर वो वाष्प बन के फिर वापस बरस गया। मतलब वही वाला सिस्टम है जो हम देखते हैं नॉर्मली। यहाँ से आया, यहाँ से क्या लीक करा, फिर वही ब्लड में आ गया, फिर ब्लड से ऊपर होकर फिर इसमें घुसेगा, वही वेन से जाएगा, वेन से फिर ये आर्टरीज में आएगा, फिर कैपिलरी में आ जाएगा, उसके बाद फिर, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, यहाँ से भी। अच्छा, लीक यहाँ से ही नहीं करेगा, इस जो हमारा सिस्टेमिक कैपिलरीज है यहाँ से भी लीक करता है। ठीक है, यहाँ से भी लीक करके फिर यहाँ से भी अंदर चला जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से ही लीक करता है। ठीक है, अब फिर ये लीक करके इधर आ गया, फिर सिस्टम में फिर वापस फिर लीक करा ही घूमता रहता है। इस तरीके से ये क्या है, सर्कुलेशन चलता रहता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि जो नीचे जो हमारा डायाफ्राम होता है इसके अंदर भी कुछ होल्स होते हैं। ठीक है, कोई हमारा क्या है, डायाफ्राम। जो डायाफ्राम है, ये डेफिनेशन ही थी तो मिटा दी है मैंने, कुछ नहीं रहा। ठीक है, ये डायाफ्राम है मान लीजिए, ये इसके अंदर भी कुछ होल्स होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ फ्लूइड जो होता है वो हमारी पेरिटोनियम से, जो पेरिटोनियम कैविटी होती है हमारी एब्डोमेन में, वहां से भी कुछ फ्लूइड लीक करके क्या होता है, यहां से लीक करके हमारा किस में चला जाता है, प्लूरल स्पेस में जाता है। ये तीसरा रास्ता है, ये आने का रास्ता है। ठीक है, यहां से भी जाता है। इसलिए आप देखोगे किसी पेशेंट को लीवर फेलियर होगा या एसाइटिस होगा, पेरिटोनियम में जब पानी बढ़ जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, तो जब वहां ज्यादा पानी होगा, ज्यादा लीक करेगा, तब भी क्या होता है, लिवर सिरोसिस के पेशेंट में, एसाइटिस के पेशेंट में भी फेफड़े में पानी बढ़ जाता है, छाती में, क्योंकि वो वहां से लीक करेगा। ठीक है, वहां से भी रास्ता, जब पानी बढ़ेगा भाई तो लीक करके घुसेगा ही वहां जाके। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब निकलने का रास्ता भी मैंने बता दिया। अब देखो पानी बढ़ता कैसे है। मैंने आपको बताया दो प्रेशर थे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक बताया था मैंने ऑनकोटिक प्रेशर। तो सारा जो खेल है वो इनका ही है, इन्हीं पे डिपेंड करेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए वो लीक करता है, ऑनकोटिक प्रेशर उससे थोड़ा सा कम होता है। ये 35 मैंने आपको बताया था, ये 25 मैंने आपको बताया था। तो कितना 10 का इसमें वो पड़ रहा था इफेक्ट। ये देखिए, प्रेशर लंग्स के लिए हो सकता है अंदर अलग होता है थोड़ा सा, ये बॉडी के जो सिस्टम में चल रहा होता है प्रेशर, उसके हिसाब से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये खाली मेरा एक एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको दिया है यहाँ पे। तो 10 से ये क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। अब देखिए दो कंडीशन हो सकती है, फ्लूइड कैसे बढ़ सकता है, कैसे इसके अंदर भर सकता है। एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तब क्या होगा, ये लीकेजिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जब बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो उसके अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि मैं ऑनकोटिक प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर दूं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उतना ही है, ऑनकोटिक प्रेशर अगर कम हो गया, मान लो ये 10 रह गया, तो ये कितना हो जाएगा, 25 बढ़ रहा है। तो या तो मैं ऑनकोटिक प्रेशर को कम कर दूं या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा दूं। ठीक है, तो जिन जिन कंडीशनों में ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा या जिन कंडीशन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा वहां पे प्लूरल इफ्यूजन होगा। अब किन किन कंडीशन में ये होता है, ठीक है,
पहला है एक तो मैं एक चीज और आपको बता देता हूं। तो ये जो फ्लूइड बढ़ता है इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ बना दिया, एक तो ये नॉर्मल लंग बनाया है, इसमें 20 ml फ्लूइड है इसके अंदर, दिख रहा होगा आपको। और मैंने एक एबनॉर्मल लंग बना रखा है यहाँ पे, नॉर्मल नहीं, ये वाला एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। इसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, ये दिखा रखा है मैंने आपको। इतना सारा फ्लूइड इसमें भर गया और इस फ्लूइड ने इस लंग्स के ऊपर प्रेशर मार के इसको छोटा कर दिया, पिचका दिया है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड इसके अंदर भरता है, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरेगा, उस फ्लूइड की भी दो क्वालिटी होती है। एक तो होता है एक्सुडेट और एक होता है ट्रांसुडेट, ठीक है। एक्सुडेट और ट्रांसुडेट में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा आगे और समझूंगा। ट्रांसुडेट का मतलब है ऐसा फ्लूइड या ऐसा फ्लूइड जो नॉर्मली होता है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, मतलब प्रोटीन ज्यादा उसके अंदर नहीं होता है। और एक्सुडेट उसे बोलते हैं जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ट्रांसुडेट में प्रोटीन क्या होगा, बहुत कम होता है, और एक्सुडेट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो पहला हम देख लेते हैं ट्रांसुडेट टाइप। जो प्लूरल इफ्यूजन है वो ट्रांसुडेट टाइप किन किन कंडीशन में होगा। पहला है CHF में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, आपने पढ़ा होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नहीं पढ़ा तो वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ, उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, जिसमें हार्ट का जो वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। आपको पता है, मैंने एक हार्ट बनाया है, पूरे बॉडी से ब्लड आता है इस तरीके से, यहाँ से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से जाता है लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम में, ये क्या है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है सीधा हमारे किसमें लंग्स में जाएगा, ये मैं लंग्स बना दिए हैं, ठीक है। लंग्स के आगे से जो कैपिलरी जा रही है ना हमारी, इस तरीके से जाता है, ये वाली जो कैपिलरी है ये यहाँ पे आएगी देखो, और ये हमारे लंग हो गई, एल्वुलाई वगैरह हो गई, समझ रहे हो बात को। थोड़ा भी दिमाग होगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ से, ये ब्लू वाला है, ये फिर ये वाली हमारी कैपिलरी होगी, मैंने ये बना दिया, ये लंग है, इसमें एल्वुलाई तो मैंने यहाँ दिखा रखी है, ये देख लो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये इस तरीके से हमारा आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है हमारी बॉडी में। अब मैं बात कर रहा हूँ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है पंप नहीं कर पा रहा है, नॉर्मली जितना ब्लड इसके अंदर आएगा ये से वो पंप करेगा, फिर बॉडी में पहुंचा देगा। लेकिन अगर ये पंप नहीं कर पाएगा तो क्या है, यहाँ पे ब्लड जमा होने लगेगा। भाई ब्लड 100 ml आ रहा है मान लो, और वो 50-40 ml भी पंप नहीं कर पा रहे, तो यह जमा होगा, जमा होकर फिर यहाँ बैक होने लगेगा, फिर यहाँ से बैक होकर फिर यहाँ बैक होगा, यहाँ बैक होगा, यहाँ बैक होगा, यहाँ बैक होगा, या पूरे में ब्लड क्या है भर जाएगा, मतलब प्रेशर इसका पीछे की ओर बढ़ेगा। और जब फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है, मैंने आपको बताया वो क्या, कौन सा प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। तो जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लूइड लीक करेगा, ठीक है। ये फ्लूइड क्या है, हमारे यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मान लो हो गया 60, तो क्या है, जो जितना ही लीक पहले कर रहा था उससे ज्यादा लीक करने लगेगा, और जब ज्यादा लीक करेगा तो यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाएगा, तो प्लूरल इफ्यूजन हो गया। तो हार्ट फेलियर का जो पेशेंट होता है उसके भी लंग्स में पानी बढ़ जाता है, फेफड़ों में पानी बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसमें पानी बढ़ने लगेगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। पहली बात, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्यों होगा, दो ही प्रेशर है, इन पे हमें देखना है, बाकी एक अलग चीज होगी इन्फ्लामेटरी कंडीशन, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है लिवर सिरोसिस, सिरोसिस लिवर हो गया या एसाइटिस हो गया। लिवर सिरोसिस क्या एक प्रकार का हमारा लिवर फेलियर है। जो हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर था वो किसके वजह से था, वो था हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन को कौन बनाता है, लीवर बनाता है। तो अगर लीवर ही फेल हो जाएगा तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा ही नहीं, जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं होगा तो ये ऑन्कोटिक प्रेशर गिर जाएगा नीचे, मान लो 25 था पहले, अभी हो गया 5, और ये नॉर्मल ही है,
35, तो दोनों में माइनस करोगे तो कितना प्रेशर आएगा 30, यानी कि हमारा प्रेशर क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, उसके हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको, तो फिर क्या होगा, लीक कर जाएगा। तो यहाँ ऑनकोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से लीक ज्यादा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर तीसरा है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, या फिर कोई भी किडनी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि सीकेडी होता है, उसमें क्या होता है, लीवर तो ठीक है, हार्ट भी ठीक है, पंप ठीक कर रहा है, लीवर ने प्रोटीन बना दिया, ठीक है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जो प्रोटीन है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो प्रोटीन बन तो रहा है लेकिन वो वेस्टेज हो जा रही है, उसके निकल जा रहा है यूरिन के थ्रू। जब यूरिन के थ्रू चला जाएगा बाहर, तो प्रोटीन की कमी हो गई, एल्ब्यूमिन की, तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसकी तुलना में ज्यादा रहेगा, तो फिर लीक करेगा, फिर इसके अंदर भरेगा, तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। किडनी फेलियर के पेशेंट में भी आप देखोगे बार बार छाती में पानी भरने लगता है उसके। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है एक कंडीशन, कहीं भी क्लॉट जाके फंस गया हार्ट में, ब्लड का कोई क्लॉट जाके फंस जाता है, उसके वजह से भी हार्ट, उसके वजह से क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है। अब मैं कैसे बताऊं, यहाँ पे कोशिश करता हूं समझाने की। ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या कंडीशन होती है, उसमें कोई भी क्लॉट जाके हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाके फंस गया, तो देखो क्या होता है। ये हमारी आर्टरी है, ये एल्वेलाई है, यहाँ पे चेंज होता है, ऑक्सीजन आएगा, CO2 वापस जाता है। अब मान लो ये यहाँ पे क्लॉट फंस गया, यहाँ क्लॉट फंस गया, यहाँ से भी ब्लड सप्लाई है मान लो, तो बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, देखिए यहाँ से, यहाँ क्लॉट फंस गया तो यहाँ ब्लड नहीं आएगा, कम आ रहा होगा, मान लो जब पूरी तरह से नहीं फंसा, थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो क्या होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब यहाँ ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी आगे वाले पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्लॉट बन गया तो ब्लड सही से आ नहीं रहा है, ब्लड सही से ना आने की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन भी कम होगी, भाई वो जितना कम ब्लड होगा आगे ऑक्सीजन कम ले जाएगा, तो उसके वजह से क्या होता है, जब आर्टरी में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो वो क्या करती है, इस जो एरिया होता है जिस आर्टरी में सप्लाई कम हो रही है उसको क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, पिचक गई मान लो, ये सिकुड़ जाती है बहुत ज्यादा, और जैसे ही सिकुड़ोगी तो आगे की ओर जो जिस एरिया में क्लॉट नहीं है, जो ठीक वाला एरिया, उस एरिया में सारा प्रेशर बढ़ जाता है। मान लो मेरा ये वाला पार्ट है लंग का, इसके अंदर क्लॉट बन गया, कहीं फंस गया, तो वो जो ब्लड सप्लाई है उधर से नहीं जाएगी, वो पूरा लंग कॉन्स्ट्रिक्ट करके, जो आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट करके उस सप्लाई को दूसरी ओर बढ़ा देती है। जब वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके दूसरी ओर ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, ये फिर लीक करने लगता है, ये इसका मैकेनिज्म होता है। फिर है सुपीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन, इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बता दूंगा कभी वीडियो बना के। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन सबसे जो मेन कंडीशन है वो है 90% जो होती है वो होती है हार्ट फेलियर, और दूसरी है लिवर सिरोसिस, और तीसरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये सबसे ज्यादा आपको 95% केस में देखने को मिलेगा, इसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिर है एक्सुडेट। एक्सुडेट मैंने आपको बताया, एक्सुडेट क्या होते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। अब प्रोटीन कैसे आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये तो इतनी परमिएबल होती नहीं है कि वो प्रोटीन लीक कर जाए, भाई कैपिलरी में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि प्रोटीन लीक कर जाए, हल्के फुल्के प्रोटीन कुछ लीक कर सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल प्रोटीन के वो लीक नहीं कर पाते। लेकिन एक्सुडेट होता क्यों है फिर, ठीक है, किस कंडीशन में प्रोटीन भी लीक करेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो गया, या किसी को हो गया मैलिग्नेंसी या कैंसर हो गया, या टीबी हो गया, या SLE होता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस करके एक डिजीज होती है इन्फ्लामेटरी, तो जिस भी कंडीशन में इन्फ्लामेशन होगी, सूजन है, बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, तो आपको पता है जैसे इन्फ्लामेशन होती है, वो इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, तो वैसो डायलेशन होता है, आर्टरी क्या होती है, डायलेट करती है, तो जब वैसो डायलेशन होगा, आर्टरी
फैल जाएगी। मान लो ये एक इस तरीके से है, तो इसको अगर मैं डायलेट करूंगा, खींचूंगा, इसको डायलेट करूंगा, बीच में छेद इसके हैं क्या, चैनल्स जो है खुल जाएंगे। जब मैं इसको डायलेट करूंगा तो इसमें वैसो डायलेशन होगा, जब खींचेगी डायलेट करेगी बाहर की ओर भी और वैसे भी, तो इसके अंदर क्या होंगे, ये चैनल्स क्या है, बड़े हो जाएंगे। तो इन्फ्लामेशन होगी, वैसो डायलेशन होगा, चैनल बड़े हो जाएंगे, तो इसमें से क्या फ्लूइड बहुत ज्यादा लीक करने लगेगा और प्रोटीन मॉलिक्यूल भी लीक कर करके इसके अंदर जाने लगेंगे। क्या जाएंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल भी इसके अंदर मान लीजिए ये प्रोटीन है, ये लीक कर करके इसमें जाने लगे। तो जब फ्लूइड के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसके अंदर अगर प्रोटीन भी होगा तो उसको बोलेंगे हम एक्सुडेट। तो हम पता लगा सकते हैं, कोई पेशेंट है उसको फेफड़े में पानी भरा, हमने उस पानी को निकाला, और उस पानी को निकाल के चेक कर लो उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं। अगर उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा है इसका मतलब इन्फेक्शन की वजह से, प्रोटीन अगर नहीं है या बहुत कम है तो उसका मतलब हार्ट फेलियर हो सकता है, उसकी जांच आप कराइए। लीवर में दिक्कत होती है उसकी जांच कराइए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है उसके लिए टेस्ट कराइए। बॉडी के अंदर प्रोटीन है या नहीं है उसकी जांच करानी है। तो समझ गए आप जो भी इंफ्लामेटरी कंडीशन होगी, इन्फेक्शन वाली कंडीशन होगी, देखिए मैलिग्नेंसी होती है, कैंसर होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है उसके वजह से ये हमारा ज्यादा लीक करने। इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अपने इन्फ्लामेशन की वजह से इसको कर रहा है। सिस्टमिक लूपस, ये एसएलई जो होता है, इसमें भी क्या होगा हमारा, इसमें भी इन्फ्लामेशन ज्यादा होगी जब बॉडी के अंदर, तो डायलेट करेगा। और ये जो हमारी वेसल्स हैं, ये इसमें वैसोडाइलेशन होगा और उससे क्या होगा, लीक करेगा प्रोटीन। आर्थराइटिस वगैरह होता है, इन सब में भी कई बार ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैलिग्नेंसी जो होती है, कैंसर होता है, ये दो प्रकार से प्लूरल फ्यूजन करता है। एक तो ये वैसोडाइलेशन इसमें हो ही रहा है, दूसरी चीज क्या करता है, ये कैंसर की जो सेल्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या होती है, इस जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसको भी ब्लॉक कर देता है। क्योंकि ब्लॉक कर दिया, इसमें भी सिस्ट टाइप की बन गई, मान लो ब्लॉक हो गया। वही बाहर निकलने का रास्ते अगर बंद हो जाए तो भी इसके अंदर अगर नॉर्मली भी फ्लूइड अगर आता रहे तब भी इसके अंदर पानी बढ़ने लगेगा, ठीक है, फ्लूइड इसके अंदर कुमुलेट होने लगेगा। तो एक तो वैसोडाइलेशन इन्फ्लामेशन की वजह से फ्लूइड आ रहा है, और एक ऊपर से बाहर निकलने का रास्ता उसका बंद कर दिया, तो उसके वजह से भी ये दो इसमें कंडीशन होती है। दो तरीके से ये हमारे प्लूरल इफ्यूजन को क्रिएट करता है। कौन, मैलिग्नेंसी, कैंसर जो होता है, ठीक है। और भी जो ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होगा, ब्लॉक हो जाता है, उसमें भी अगर ये रास्ता मैं बंद ही कर दूं, मान लो सब कुछ सही चल रहा है बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं लिम्फेटिक सिस्टम ही खराब है हमारा, ये ब्लॉक हो जाए, तो ऐसी जो डिजीज होंगी जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम ही ब्लॉक हो जाएगा हमारा, उसमें भी प्लूरल इफ्यूजन होने लगेगा। तो ये है एक्सुडेट, ये हो गया ट्रांसुडेट। ट्रांसुडेट एक याद रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं, पीछे ट्रांसुडेट होता है, और ये जो फ्लूइड होता है ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर कोई भी आपको गंदा फ्लूइड नहीं दिखेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दिखाई देगा। लेकिन एक्सुडेट क्या होता है, एक प्रकार का फ्लूइड देख, अगर आप दोनों फ्लूइड को देखोगे, फोटो मैंने लगा रखी है, आप देख लो स्क्रीन में, तो एक साफ दिखेगा क्लियर फ्लूइड होगा और एक गंदा होगा। जो साफ होगा, क्लियर होगा या ट्रांसपेरेंट होगा वो ट्रांसुडेट हो गया, और जो गंदा है, दिखने में धुंधला है, ब्लर है, वो हो गया हमारा एक्सुडेट। एक्सुडेट में प्रोटीन होते हैं, ट्रांसुडेट में प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म था इसका मैंने आपको समझा दिया कि क्या फ्लूइड बनता कैसे है, निकलता कैसे है, बढ़ेगा कैसे, किस किस प्रेशर पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें, वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो कुछ इसमें साइन एंड सिम्टम क्या होंगे भाई, क्योंकि लंग जो है हमारा, ये जो फ्लूइड है इस पर प्रेशर मारेगा और उसको दबा देगा, तो लंग हमारा पिचक जाएगा, है ना। तो उसके वजह से क्या, जो गैस एक्सचेंज पहले इतने सारे एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज हो रहा था, पहले ठीक ठाक था, लेकिन अब लंग छोटा हो गया तो गैस एक्सचेंज अच्छा हो पाएगा, नहीं होगा, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन कमी से पेशेंट का सांस फूलने लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, चेस्ट पेन होने लगता है, ठीक है। अगर आप अस्कल्टेट करके देखोगे स्टेथ लगा के, तो यहाँ जैसे स्टेथ लगाओगे तो आवाज आएगी, यहाँ भी जो हमारी लंग साउंड आती है वो यहाँ सुनाई देगी, यहाँ सुनाई देगी, यहाँ भी सुनाई देगी, लेकिन यहाँ लगाओगे क्योंकि यहाँ पे
कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, एयर पहुंच ही नहीं देता, आवाज आएगी नहीं, तो एब्सेंट आपको क्या मिलेगी, लंग साउंड क्या है, एब्सेंट मिलेगी। जब चेक करोगे पेशेंट को स्टेथ लगा के तो उसमें एब्सेंट मिलेगा। सांस फूलेगी, चेस्ट पेन होगा, ये आपको ये सब फाइंडिंग मिलेगी। वैसे डायग्नोसिस के लिए तो हम फिर चेस्ट एक्सरे और हमारा अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन ये सब हम कराते हैं, ठीक है। ये सब कराने के बाद हमें पता लग जाता है कि हाँ भी प्लूरल इफ्यूजन है। दूसरी बात इसके बाद जानने की होती है कि प्लूरल इफ्यूजन है तो वो एक्सुडेट या ट्रांसुडेट है। अगर एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक निडल, एक सुई ली, घुसा दी इसके अंदर, यहाँ मैं निडल डालूंगा, एक यहाँ से निडल डाली और घुसाई, मैंने सारा फ्लूइड क्या है खींच लूंगा। पहले तो उस फ्लूइड को मैं फिर लैब में भेज दूंगा, लैब में उसकी जांच होगी, प्रोटीन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा है तो एक्सुडेट है, तब हम सोचेंगे हाँ भाई हो सकता है पेशेंट को निमोनिया है या कैंसर हो सकता है या कोई और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है। उसके साथ साथ भी हमें उस जो डिजीज है उसके भी हमें सिम्टम देखने को मिलेगा, निमोनिया होगा तो फीवर भी होगा साथ में, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। अगर फ्लूइड में प्रोटीन नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि पेशेंट को क्या पहले से कोई हार्ट की मेडिसिन चल रही थी, क्या पेशेंट हार्ट फेलियर का है, क्या वो पेशेंट का लिवर फेलियर है, क्या उसको पहले से किडनी फेलियर है कि नहीं है, तो हम डायग्नोस बना सकते हैं, ठीक है, हमारी डायग्नोस बन जाएगी। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसका क्या है और साइन एंड सिम्टम है, इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार डिटेल में बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा, आप इसको देख लेना, ठीक है। तो मुझे लगता होगा कि इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वीडियो जो है 3 महीने के बाद आई है हमारी, तो कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह से वीडियो हमारी नहीं आ पा रही थी। तो कोशिश करूंगा कि वीडियो लगातार हमारी रेगुलर आती रहे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।